नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। हमारे साथ हैं संतोष पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद। अगले कुछ मिनट तक फिर हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि राजनीति की दुनिया से एक बड़ी हलचल लेकर हम आपके सामने आए हैं एक बार फिर से। जी, शिव जी। अब संतोष पाठक जी आए और शिव कुमार मिश्रा आए, कोई बड़ी खबर ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। और उस बड़ी खबर में बहुत तथ्य छुपे होंगे। ऐसी होगी कि आप सुनेंगे तो फिर कहेंगे क्या हुआ। तो इस पूरी खबर को समझेंगे तो फिर आपको ये वीडियो भी थोड़ी देर देखना पड़ेगा। और ऐसी खबरें लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए वीडियो को आगे बढ़ाना होगा। और आगे कैसे बढ़ेगा? लाइक, शेयर, कमेंट। और ये हमारे लिए सहयोग करना तो आपको जरूरी है ही। अगर आप हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए भी आपको नितांत आवश्यक है कि समाज में जो खबरें नहीं आ रही हैं वो आ क्यों नहीं रही हैं, कौन लोग हैं जो खबरें रोकते हैं। ऐसी अच्छी खबरें आगे बढ़ाने के लिए आपको वीडियो शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। मुद्दे पर आ जाते हैं बिना वक्त गंवाए, क्योंकि काफी देर हो गई, सस्पेंस बढ़ रहा है। बीजेपी में एक बड़े बदलाव की आंधी आ रही है। इस आंधी में किस किस का मंत्रालय उड़ जाएगा, किस किस का बचेगा, ये सवाल बना हुआ है। और ये सवाल कोई बता नहीं रहा है। बड़ी वाहपो है बीजेपी में। किसी मंत्री से बात करो तो वो कहता भैया मुझे कुछ नहीं मालूम, क्या होगा हमें नहीं मालूम। और ये सब चीजें बड़ी अजीबोगरीब है। इन सब चीजों पर आगे क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब फंसी पड़ी हैं। और इन्हीं फंसी चीजों को निकालने के उद्देश्य से हम आपके सामने लाए हैं वो बड़ी रहस्यमयी खबर कि किस किस की आंधी में कौन कौन उड़ेगा। बड़े मंत्रियों और दिग्गज नेताओं का रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे, मोदी जी बार बार कहते हैं कि 1 साल बाद मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा, संगठन के नेताओं का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा। और जब ये सब रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत होंगे फिर आरएसएस इस आंधी में हवा भर देगी। कितनी तेजी से चलेगी किसी को पता नहीं है, लेकिन ये आंधी कई लोगों के आशियाने लेके उड़ जाएगी। उनके ये ख्वाब अड़ जाएंगे कि पूर्व लगेगा कि भूतपूर्व लगेगा। और इस दोनों चीजों को समझने के लिए बिना समय गंवाए संतोष सर के पास, कब चलवाएंगे आंधी, किस किस की जाएगी कुर्सी और किसका होगा बड़ा हस्तक्षेप। देखिए बिल्कुल शिव जी, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार के साथ 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट तौर पर हम बताएंगे आज और तथ्यों के साथ मैं इसको सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा दर्शकों को एक जानकारी देता हूं कि सरकार चलाते कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर, नंबर 1। हालांकि ये कहा जाता है कि कैबिनेट में वो तमाम समान लोगों में प्रथम होते हैं, लेकिन खैर ठीक है, वो ताकतवर हो गए हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे ताकतवर कमेटी होती है शिव जी, ये दर्शकों को संदर्भ के लिए बता रहा हूं, आगे कारण भी बता दूंगा, वो होती है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी। अब ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, ये तमाम सरकारी फैसले करती है, देश की सुरक्षा से जुड़े तमाम फैसले करती है, देश की सुरक्षा से जुड़े किन मुद्दों पर, किन बिंदुओं पर, किन मुद्दों पर क्या फैसला करना है, ये सब कुछ तय करती है। और इस कमेटी में कौन-कौन शामिल है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बीच में कई लोगों के व्हाट्सएप आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, तो जवाब देना जरूरी होता है, इसलिए बार-बार जाना पड़ता है। लेकिन जरा मैं बता देता हूं कि इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सांसद है, गृह मंत्री हैं अमित शाह, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण राज्यसभा की सांसद है, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूंगा, याद रखिएगा इसको, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री, ये 4 मंत्री इसमें शामिल है। और जो सूत्रों के हवाले से जब चीजें मैंने खंगालनी शुरू की कि भाई बदलाव होगा बीजेपी और आरएसएस में, किस तरह से बदलाव आगे बढ़ेगा, कौन इसको तय करेगा, तो मुझे पता लगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में भी बदलाव की संभावना है। इसका मतलब समझ लीजिए आप, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बदलाव की संभावना है, तो क्या रक्षा मंत्री जाएंगे राजनाथ सिंह? क्या गृह मंत्री जाएंगे अमित शाह? क्या वित्त मंत्री जाएंगे निर्मला सीतारमण? या विदेश मंत्री जाएंगे एस जयशंकर?
दर्शकों के सामने ईमानदारी से मैं कबूल करूंगा कि इन चारों में से कौन जाएंगे इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन इन चारों में से 1 या 2 लोग जाएंगे, क्योंकि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी का पुनर्गठन होने की बात कही जा रही है। और जब इसके पुनर्गठन होने की बात तभी कही जाती है जब इन पोर्टफोलियो में बदलाव किए जाते हैं। तो ये 4 चीजें हो गई। अब इसकी शुरुआत कहां से हो, जरा मैं वो भी आपको बता देता हूं। मुझे लग रहा है कि आप शायद राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के समीकरण पे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो पहले आप बोल दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इस पे। सबसे बड़ी जो संतोष जी अभी बता रहे थे वो है, उस कमेटी को शॉर्ट में करते हैं CSS। और जब ये सीसीएल सीसीएल CCL सॉरी, और ये हाँ। CCL बैठक बहुत कुछ छोड़ जाती है और बहुत कुछ ले जाती है। ये सरकार के एक पुनर्गठन की संरचना का एक प्रारूप है। ये प्रारूप बहुत कुछ तय करता है, इंटरनेशनल मामले तय करता है, देश की आंतरिक गतिविधियां तय करता है। अगर कहीं कुछ दंगा फसाद हो जाए तो फिर इसी की बैठक बुलाई जाती है, इसी से सलाह मशवरा होता है। तो ये बड़ी बैठक है। अब संतोष जी ने गेंद मेरे पाले में फेंक दी कि आप राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ का खेल समझ रहे होगे। आपको परसों एक मैं वीडियो देख रहा था और खबर थी कि वित्त मंत्री हटाई जाने वाली है और वित्त विभाग का कारोबार अमित शाह को दिया जाना है। अमित शाह ने अब तक गृह मंत्रालय में एक छाप छोड़ दी है और अब वो गृह मंत्रालय को दूसरा मंत्रालय लेकर भी चला सकते हैं, इतनी उनमें परिपक्वता और समझ आ गई है। ये बीजेपी के कुछ अमित शाह समर्थक ग्रुप ने 1-2 चीज ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट की थी। हालांकि जब अपने अपने समर्थक के जरिए कोई पोस्ट आती है तो वो प्राइमरी संदेश होता है। वो कहते नहीं, फर्स्ट एड है कि नहीं आपके घर अकस्मात चोट लगी तो पहले आप क्या करेंगे? पहले चोट लगी है तो उस पर कॉटन लीजिए, उसको साफ कीजिए, डिटॉल लगाइए, और घर में अगर विटाडिन है तो विटाडिन लगाकर आप पट्टी कीजिए, फिर डॉक्टर के पास जाइए कि ब्लड रोक चलना बंद हो जाए। यही तो पॉलिटिक्स में होता है कि जो प्राइमरी फर्स्ट न्यूज इंफॉर्मेशन होती है, संतोष जी समझ रहे हैं कि पहली इंफॉर्मेशन कहां से मिली, उसी पर पूरी कहानी कर दी जाती है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये अमित शाह के ग्रुप से आने लगी कि भावी वित्त मंत्री के तौर पर अमित शाह को देखा जा रहा है। भैया अमित शाह को ही क्यों देखा जा रहा है? जो 5 बड़े पोर्टफोलियो होते हैं उनमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आपका वित्त मंत्रालय और फिर आपका परिवहन मंत्रालय, और पहले माना जाता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा विभाग में परिवर्तित हो गया है। ये 6 मंत्रालय सबसे अहम है देश की मुख्य भूमिका में। पेट्रोलियम मंत्रालय भी इसी में आता है। मतलब ये आधा दर्जन मंत्रालय पूरे देश की संरचना तय करते हैं। तो क्या पेट्रोलियम मंत्री हमको नहीं मिल सकता था? पुरी साहब को वित्त मंत्रालय, वो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, रह चुके हैं। क्या वित्त मंत्रालय विदेश मंत्रालय को नहीं? जयशंकर से बढ़िया डीलिंग कौन करा सकता है? क्या वित्त मंत्रालय राजनाथ सिंह को नहीं मिल सकता? रक्षा मंत्रालय में असहाय महसूस कर रहे हैं, सिपाही का ट्रांसफर सुना जाता नहीं कर पाते हैं कभी कभी। तो क्या ये वित्त मंत्रालय नितिन गडकरी को, उनसे बड़ा व्यापारी इस देश में कोई मंत्री है ही नहीं? अगर हो तो बता दो। ये बात वो खुद स्वीकार करते हैं, मैं तो कह नहीं रहा। वो इथेनॉल बिकवाने के लिए, अपने बेटे की इथेनॉल बिकवाने के लिए देश को कई करोड़ों का नुकसान करा रहे हैं। कह रहे इथेनॉल मिलाओ पेट्रोल में, सस्ती हो जाएगी। एवरेज आएगा कि नहीं आएगा इससे मेरा लेना देना नहीं है। जैसे चुनाव आयुक्त साहब कह रहे हैं कि एफिडेविट लेके आइए, इसको गहनता से समझिए। आप थाने जा रहे हैं, मैं कहूं थाने जाके कि संतोष पाठक जी ने तो मेरी चोरी कर ली है। अब थानेदार कह रहा है कि एफिडेविट पे लाओ लिख के, चोरी कर ली है कि नहीं कर ली है। तो ये क्या रूल है शिकायत करता एफिडेविट दे? नहीं, या फिर अब तो आज ये तो जो शिवजी चुनाव आयोग ने जो हलफनामा कल दायर किया, उसमें ये भी कहते हैं कि 65 लाख लोगों के नाम जो काटे उनकी लिस्ट भी नहीं देंगे और ये भी नहीं बताएंगे कि उनके नाम क्यों काटे। और आपने जहां तक गृह मंत्री अमित शाह की बात कही, भी पटना में गए थे वो, सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में, उन्होंने कह दिया कि मैं तो बनिया हूं, एक एक पाई का हिसाब जानता हूं मैं। तो क्या पता वो संकेत दे रहे हो। लेकिन 2 बातें बिल्कुल साफ है कि योगी आदित्यनाथ, उस पर मैं आगे आता हूं। मैंने ये शुरुआत कर दी कि जरा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी लोगों को पता लग जाए। जब मैंने खोजबीन की कि ये पूरा प्रोसेस शुरू कैसे होगा, तो इसकी शुरुआत उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से।
एनडीए के नेताओं की बैठक हुई, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और जेपी नड्डा को पूरा अधिकार दे दिया गया है कि वो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करें। और जो खबरें निकल कर आ रही थी ना कि भाजपा से इतर जो एनडीए गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल हैं, उनमें से कोई नेता निकल कर आएगा उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार, वो बिल्कुल खारिज हो चुकी है। अब जो होगा वो प्योर भाजपाई नेता होगा जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा। जगदीप धनखड़ के एपिसोड के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अड़ गया है, तो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार प्योर भाजपाई, और ज्यादा संभावना इस बात की है कि प्योर संघी हो, यानी संघ के बैकग्राउंड से हो। यहां से शुरुआत हो। उसके बाद जो सेकंड फेज आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। उसमें भी अब संघ की थोड़ी बहुत चलेगी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद क्या होगा, वो अपनी नई टीम बनाएंगे। उस नई टीम में, जैसे कहते हैं ना कि घर के सारे बल्ब बदल दो, एक विज्ञापन आता था, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम बनेगी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, प्रवक्ता, और जो अलग-अलग मोर्चा है, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, इनके अध्यक्ष और पदाधिकारी। यानी जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है, 3 महीने बाद वो पूरा का पूरा मुख्यालय नजर आएगा। जितने चेहरे आज नजर आ रहे हैं, उतने चेहरे 3 महीने बाद नजर नहीं आएंगे। पूरी की पूरी 80 से 90% पार्टी का जो संगठन है, वो बदलने जा रहा है। और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल की बात। मंत्रिमंडल में फेरबदल। मंत्रिमंडल में मैंने बता दिया कि 4 दिग्गज मंत्री, इनमें से 1 या 2 मंत्रियों की विदाई की बात कही जा रही है कि इनमें से 1 या 2 मंत्री निकलेंगे। आपने जिनका नाम लिया हरदीप सिंह पुरी साहब, उनकी शायद मंत्रिमंडल से ही छुट्टी हो जाएगी, वो फिर कैबिनेट मंत्री अब नहीं रहेंगे। क्योंकि एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि इतने अधिकारियों को कैबिनेट में जगह क्यों दी गई, और इतने अधिकारियों का आखिर योगदान क्या है। जो रिपोर्ट कार्ड 2 ढाई महीने पहले से तैयार होनी शुरू हुई थी, उसमें 1-2 चीजें निकलकर तैयार हुई कि आपने जिनको मंत्री बनाया, उन्होंने संगठन को बढ़ाने में क्या योगदान दिया, या उनके मंत्री बनने से संगठन को और सरकार को क्या फायदा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि अभी रिपोर्ट पर को मेरा एक्सेस नहीं है, लेकिन जो लबो-लुआब निकलता है, जब मैं भाजपा से बात करता हूं, जब मैं आरएसएस से बात करता हूं, तो हरदीप सिंह पुरी साहब उस रिपोर्ट में आप मान के चल लीजिए कि वो पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा भी कई अन्य मंत्री, जिस तरह की रिपोर्ट तैयार हो रही है, उनका पूरा कामकाज का रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। कैसे उन्होंने क्या-क्या काम किया, मंत्रालय में उन्होंने क्या-क्या काम किया, संगठन के लिए उन्होंने क्या-क्या काम किया, जो ड्यूटी उनको दी गई चुनाव के दौरान, उस ड्यूटी को उन्होंने कितना निभाया, कितनी गंभीरता से निभाया, जिन बूथों की, जिन विधानसभा क्षेत्रों की, जिन संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी उनको चुनाव में दी गई, उसमें से कितनी सीटें वो जिता कर लेकर आ पाए। और जहां तक ये जो सीसीएस की बात है, उसमें विदेश मंत्री की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। न्योता नहीं ला पाए डोनाल्ड ट्रंप साहब का शपथ ग्रहण का प्रधानमंत्री के लिए। वित्त मंत्री ने लोकसभा चुनाव के समय लोकसभा चुनाव लड़ने से ये कहते हुए मना कर दिया था कि मेरे पास तो फंड नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो आपने बाकी सांसदों पर एक तरह से उंगली उठा दी जो चुनाव लड़ते हैं। जीतना हारना अलग बात है, आप वित्त मंत्री होकर कह रही है कि आपके पास फंड नहीं है। तो उसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, और उसके बाद कई सारे लोग जो है शिव जी, वो पूर्व हो जाएंगे। कई लोगों के संगठन से छुट्टी होगी, कई लोगों की सरकार से छुट्टी होगी। सरकार से जिनकी छुट्टी होगी, उनमें से कुछ को संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। संगठन से जिनकी छुट्टी होगी, उनकी एक तरह से विदाई हो जाएगी। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण आएगा, जो सरकार का पुनर्गठन होगा, तो उसमें कई मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाना है। जी, कई मुख्यमंत्रियों को ये कहा जाएगा कि अपने अपने राज्य से इस्तीफा दे दीजिए, सेंटर में आइए, सेंटर में मंत्री पद स्वीकार कीजिए। ये ऑफर योगी जी के पास भी है, और उनको भी। मैंने राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ का जिक्र क्यों किया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि बस पीओके हम लेने वाले हैं, पीओके हम लेने वाले हैं। तो संघ अब और तो मना कर दिया। बीजेपी। अब आप ये मत कहिए, अब आप ये मत कहिए, अब तो मना कर दिया है। अब पीओके मैं में एक कह बार के और बीच में 24 कहा में उन्होंने, वोट ले लिए, एक बार और बीच में 24 में कहा कह के उन्होंने। वोट ले लिए, 24 तो में कह के उन वोट ले लिए। अब जनता बार-बार मूर्ख नहीं बनेगी। एक बार बना हाँ, दिया आपने। तो उन्हीं को रक्षा मंत्री बना के कहा जाएगा कि जाओ महाराज जी, अब पीओके लेके आ जाओ। तो ऐसे में राजनाथ सिंह की छुट्टी होगी, क्योंकि एक ही प्रदेश से सीसीएस में 2 नेता तो नहीं हो सकते हैं। और फिर शायद ये हो सकता है कि राजनाथ सिंह के बेटे को, जो विधायक हैं, उनको जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी में, उनमें मंत्री बनाया जाए। तो बेटे का एक राजनीतिक जीवन, विधायक तो है ही, लेकिन मंत्री के तौर पर शुरू हो जाएगा। पिता की राजनीति की एक तरह से पारी का समापन हो जाएगा, पिता की राजनीतिक पारी का एक अंत हो जाएगा। और इन मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और बड़ा दिलचस्प, पता नहीं अचानक इनका नाम कहां से आ गया पिछले 3-4 दिनों में। पहले ये माना जा रहा था कि टिके रहेंगे, अड़े रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं।
बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल साहब को भी इधर आना होगा। तो इस तरह से कई राज्यों के मुख्यमंत्री को यहाँ आना है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है कि आप उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार तय कर लेंगे, फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होगा, फिर संगठन का चेहरा बदलेगा, फिर सरकार का चेहरा बदलेगा, कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदलेगा, कई राज्यों में जब मुख्यमंत्री बदलेंगे तो वहां की सरकार का चेहरा बदलेगा, और फिर बिल्कुल अंत में बारी आएगी सबसे बड़े नेता की, सरकार के सबसे बड़े नेता या सरकार के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो बीजेपी में बदलाव की आंधी चलने वाली है, और कब चलेगी? क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए जो नामांकन की आखिरी तारीख है शिव जी, वो 21 अगस्त है। यानी 21 अगस्त को सुबह आप ये मानकर चल लीजिए कि 10, सवा 10 बजे या 11 बजे तक हमें ये पता लग जाएगा कि एनडीए गठबंधन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने किस नेता को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। और इसमें जेपी नड्डा साहब भी बहुत आगे चल रहे हैं। अभी तो संवैधानिक पद पर नहीं बैठे, मंत्री होने के बाद भी अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन कल को उपराष्ट्रपति के लिए जैसे ही पर्चा भरेंगे तो फिर तो वो दोनों पदों पर एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो फिर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कराना ही होगा, और उसके बाद जैसे घर के सारे बल्ब बदल दे टाइप में हो जाएगा, उस तरफ से होगा। और ये खलबली मची हुई है। मंत्री एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि चल क्या रहा है, रिपोर्ट कार्ड बनी है तो उस रिपोर्ट कार्ड में है मेरा क्या। तो नाम नहीं है, एक हाँ, दूसरे ये से ऐसे मंत्री पूछ एक रहे हैं, दूसरे से मेरा पूछ तो रहे नाम हैं। नहीं है, मेरा नाम तो अब नहीं है जो लिस्ट में। और संगठन के जो नेता हैं वो अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड तैयार करें कि भाई कहाँ-कहाँ उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी, कहाँ-कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्यूटी लगी थी, वहां पे क्या चुनावी नतीजे आए, वो तैयार हो रहे हैं। इस बीच में कई मंत्रियों को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में भेजा गया था चुनाव के समय में, खासतौर से राज्यसभा वालों को। जो लोकसभा वाले भी हैं उनको कई जगह के विधानसभा चुनावों में भेजा गया था। तो वो सभी अपनी-अपनी भी रिपोर्ट एक बार फिर से तैयार कर रहे हैं। जो निश्चिंत होकर जाते थे, घूम फिर कर आ जाते थे, दिल्ली में आकर सो जाते थे, वो भी कह रहे हैं कि यार उस बूथ पे मेरी ड्यूटी लगी थी, जरा एक बार दोबारा से याद दिला देना कितने वोट मिले थे उस बूथ पर पार्टी के उम्मीदवार को। तो इस तरह से संशय की स्थिति बनी हुई है, इस तरह से बड़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई, क्योंकि सबको पता है कि इस आंधी में अगर विदा होंगे ना, आजकल तो आजकल फिर भाजपा राजनीति में ये खत्म हो जाएगी। संतोष, आजकल भाजपा में ये चल रहा है, तू मेरी खुजा दे मैं तेरी खुजा दूंगा, तू मेरी पता कर ला मैं तेरी पता कर लूंगा। ये होता है, लेकिन पता किसी को नहीं लग रहा। अब पता किसी को नहीं है। ये मालूम पोजीशन कैसी बन गई है? ये पोजीशन बन गई है ईरान और इजराइल वाली, कि कब ईरान इजराइल पर धमाका कर रहा है, कब इजराइल ईरान पर धमाका, ये तभी पता लग रहा है जब मिसाइल गिर जा रही है। असल में बात बताएं संतोष सर, चुनाव आयोग को बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का 2 वर्ष से चुना हुआ अध्यक्ष नहीं है। अगर शायद ये कांग्रेस, सपा या आरजेडी या किसी बड़े दल का होता तो अब तक ये उसकी मान्यता पर प्रासंगिकता खड़ी कर देते, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो चुनाव आयोग की यह भूमिका होनी चाहिए कि आरएसएस अलग संगठन है, उससे चुनाव आयोग का लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है। और आप कह रहे हो जेपी नड्डा का जब अप्रैल में कार्यकाल पूरा हो गया, जो बढ़ा, उसके बाद तो बढ़ाया भी नहीं गया इस बार, उसका भी ऐलान नहीं हुआ है, तो चला कौन रहा है? तो ये खेल कब खत्म होगा? फिर आएंगे निशिकांत दुबे, कहेंगे प्रधानमंत्री कुर्सी खाली नहीं है। फिर आएंगे कोई एक और वल्लभ भाई पटेल, फिर आएंगे कोई घनश्याम दास तिवारी, कोई आ जाए XYZ। मेरा कहने का मतलब, आप किस किस को रोकोगे? और आपसे कोई सवाल करेगा तो जवाब ही नहीं दोगे। अरे भाई, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था अब तक राहुल गांधी के खिलाफ FIR नहीं दर्ज करा पाई है। हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी झूठा है, राहुल गांधी हर वक्त माफी मांगते हैं, माफी भी रहे। अरे क्या FIR तो कराओ, जेल भेजो ऐसे झूठे आदमी को, बार बार गुमराह करते हैं देश के लोगों को। बड़ा भाजपा, मुझको लग रहा है कि बार बार कई ज्योतिषी कहते हैं कि राहु काल की दशा शुरू हो गई है और ये 29 तक चलेगी, तो राहु और केतु क्या क्या नुकसान पहुंचाएंगे अभी किसी को पता नहीं है। आप देख रहे हो, मैं तो हैरान हूं पाठक जी। अभी आप, हम लोग तो पत्रकार, आप खबरें पढ़ो, 5 मर गए, 7 मर गए, 4 मर गए, 3 मर गए। एक की खबर आपको अखबार के किसी कोने में जब मिलेगी। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं, इतनी बड़ी तादाद में हादसे हो रहे हैं। आप क्या समझ रहे हो उत्तराखंड का हादसा? क्या समझ रहे हो? इतना बड़ी लापता लोग हैं अब तक। बिल्कुल। और शिव जी, आपने पूरा गांव जो चला गया। चुनाव आयोग आपने जो चुनाव आयोग का जिक्र किया,
जरा बता दूं कि चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दायर किया 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने का, कि ईसीआई ने 1960 के मतदाताओं के पंजीकरण नियमों के नियम 10 और 11 का हवाला देते हुए कहा कि मतदाता सूची से बाहर रखे गए 65 लाख लोगों का नाम और क्यों उनका नाम काटा गया है वो प्रकाशित करने के लिए कोई नियम या कानून बाध्य नहीं करता। लेकिन यही ज्ञानेश कुमार साहब अपने ही चुनाव आयोग की पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन का जो गाइडलाइन है उसको भूल जाते हैं, जिस गाइडलाइन में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल का पदाधिकारी या राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मुखिया जो है, किसी भी हालत में एक बार चुने जाने के बाद 5 वर्ष से अधिक समय तक वो पार्टी का पदाधिकारी या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता। अब उनका कार्यकाल 2 वर्ष का हो या 3 वर्ष का हो या 5 वर्ष का हो या 6 वर्ष का हो, अगर वो एक बार चुन गया तो किसी भी हालत में 5 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता। जनवरी 2020 में जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जनवरी 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। जनवरी 2023 में एनडीएमसी में दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिनमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनका कार्यकाल बढ़ाकर जून 2024 तक कर दिया गया। लेकिन ये एक्सटेंडेड कार्यकाल खत्म होने के बाद यानी जून 2024 के बाद जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल कब बढ़ाया, किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ा? क्या भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई? नहीं हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई? नहीं हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई? नहीं हुई। और चुनाव आयोग को भी कोई लेटर नहीं दिया गया कि जून 2024 के बाद उनका कार्यकाल कब बढ़ा। और फिर ये होते-होते आ गया जनवरी 2025 और जनवरी 2025 में 5 वर्ष की सीमा यानी 20 जनवरी 2020 को बने, 19 जनवरी 2025 को उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। अगले दिन यानी 20 जनवरी से लेकर आज हम अगस्त के महीने में बैठे हुए हैं, उनका अवैध कार्यकाल एक तरह से है। और ज्ञानेश कुमार साहब अगर अपनी ही गाइडलाइन पढ़ लेते तो भारतीय जनता पार्टी से पूछते कि तुम्हारा अध्यक्ष अभी तक तय नहीं है, तो तुम्हारी जो मान्यता है, रजिस्ट्रेशन माफ कीजिएगा रजिस्ट्रेशन, मान्यता तो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता तो बाद में मिलती है, रजिस्ट्रेशन ही उनका कैंसिल हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी ही वो नहीं रहेंगे। और जब वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेंगे तो कई राज्यों में इस बीच में जो विधानसभा चुनाव लड़े वो जनवरी के बाद, जो महाराष्ट्र में सरकार बनाई, हरियाणा में सरकार बनाई, वो दोनों अवैध सरकार है, क्योंकि जेपी नड्डा को चुनाव चिन्ह बांटने का अधिकार ही नहीं था, कार्यकाल उनका बढ़ाया ही नहीं था पार्टी ने। लेकिन ज्ञानेश कुमार इन नियमों की तरफ नहीं देखेंगे, इन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। और वो 65 लाख लोगों के नाम नहीं बताऊंगा जी, क्योंकि चुनाव आयोग का नियम मुझे बाध्य नहीं करता है। ये भी चुनाव आयोग का नियम है कि जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी को बुलाइए कि कहाँ है अध्यक्ष आपका, कब बढ़ाया कार्यकाल आपका, कैसे बढ़ाया आपने कार्यकाल, और अध्यक्ष नहीं है तो आपके रजिस्ट्रेशन हम रद्द करते हैं। कोई भाजपा सांसद नहीं रह पाएगा, कोई भाजपा विधायक नहीं रह पाएगा, पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द होते ही सबके सब निर्दलीय हो जाएंगे। या अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो सबकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग ये नहीं कर रहा है। खैर, अब तो वो समय नजदीक आ ही गया है। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार का तय होने के बाद जल्द से जल्द इनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनना पड़ेगा। लेकिन इस देश का इतिहास याद रखेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुआ करती तब भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वो समय पर करवा लिया करती थी, भले ही सर्वसम्मति से फैसला होता था। और इस देश का इतिहास ये भी याद रखेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर थी, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा कर रही थी, लगातार चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि बेचारे अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रहे थे। इतिहास इस बात को याद रखेगा शिव। नहीं तो अब इसके लिए कोई क्या करेगा? इतिहास रखे चाहे भूगोल रखे, जब लोग अपने जो मंशा होती है उससे बिदक जाएं, क्या करोगे भाई? बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, बीजेपी को तय करना है, इसमें हम और आपकी क्या भूल है? लेकिन इतिहास जरूर याद रखता है, इतिहास कभी भूलता नहीं है। जैसे ये भाजपा के लोग भूल गए हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई कोस के, कांग्रेस को कोस के अपना काम चला रहे हैं, वैसे कोई कोस के काम नहीं चलाएगा। पहले भी सत्ताएं चली हैं, किसी ने 77 की सरकार की बुराई नहीं की, कभी ने किसी ने नहीं की। 2.5 वर्ष में कुछ तो किया होगा उन्होंने आगे पीछे, लेकिन किसी ने बुराई नहीं की। क्योंकि हम भूत में हुए कामों पर, पास्ट में हुए कामों पर अपने को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। हम भविष्य को कैसे गढ़ें और हम मौजूदा हालत में सुधार कैसे करें। अगर कोई हमसे ये कहे कि फला वीडियो बहुत अच्छा उनका चलता है, वो अच्छा बोलते हैं, तो हमें अपने में सुधार करना पड़ेगा। हमें अच्छी दर्शकों को बातें बतानी पड़ेंगी, हमें तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे, हमें सबूत दिखाने पड़ेंगे। लेकिन हम ये कहें कि उसका नहीं चलता है जिसके 5 वीडियो व्यूज आते हैं, तो हमारा गलत है। हमें तो बढ़ती हुई, अरे भैया
जवाहरलाल नेहरू ने जैसी पोजीशन थी, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने की। आज तकनीकी का युग आ गया है, आप देश को और विकराल स्वरूप बना दो, हर हाथ में पैसा हो, हर जेब में पैसा हो, ऐसा देश बना दो, पेट को भोजन हो, हर हाथ को काम हो, मेरा भारत देश महान हो, इससे बढ़िया नारा कौन सा हो सकता है? सर आपने वो जानकारी दी दर्शकों को, बहुत अच्छी है। और इसी तरीके से संतोष पाठक ऑफिशियल को आप लोग सपोर्ट करते रहें, हमारे वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ाते रहें। हम निश्चित आपके पास नई से नई जानकारियां लेकर आते रहेंगे। संतोष सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम दर्शकों का आभार। और एक बार फिर से अनुरोध करेंगे कि आप तमाम लोग हमारे वीडियो देखिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमारा, शिव जी का और हमारी पूरी टीम का हौसला बुलंद होगा। क्योंकि संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपके सहयोग से ही आगे बढ़ रहा है। आप नहीं तो हम नहीं, तो तमाम दर्शकों से अपील कि हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कर दिया कीजिए, उसको रोका मत कीजिए अपने पास। जितने एक दो लोगों को आप बढ़ा सके तुरंत बढ़ा दिया कीजिए वीडियो को। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।